हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 एंड वी विल बी डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर बुक इन डिटेल। पूरी पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ सेपरेट वीडियो वेयर यू कैन फाइंड द डिटेल्ड इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और थीम्स वगैरह क्या है एंड अ ब्रीफ समरी। तो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो वॉच दैट एंड आई वुड एडवाइस कि इस वीडियो पर आने से पहले एक दफ़ा आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। ऑल्सो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी लुकिंग एट द प्रोलॉग टू द पैराडाइज लॉस्ट, जो कि इस पर्टिकुलर बुक की शुरू की 1 to 26 लाइन्स हैं, and then we will talk about the rest of the book. So without wasting any further time, let's just start with the prologue and the invocation. Very important lines. कई दफ़ा separate question भी आता है इनके ऊपर। तो जो ये वाली पर्टिकुलर बुक है, बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये स्टार्ट होती है एक प्रोलोग के साथ, जहाँ पर मिल्टन स्टार्ट करते हैं ही परफॉर्म्स दैट ट्रेडिशनल एपिक टास्क, जहाँ पर वो म्यूज़ को इन्वोक करते हैं और उनका पर्पस क्या है इसको लिखने के लिए ही स्टेट्स दैट। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर लाइन्स में, इस पर्टिकुलर बुक में जो मिल्टन है, ही इन्वोक्स द क्लासिकल म्यूज यूरेनिया, बट ही कॉल्स हिज म्यूज as the heavenly muse, if you can see here। और जब वो उस क्लासिकल म्यूज को heavenly muse बोल देते हैं ना, तो उससे वो जो उनका जो ये वर्क है उसका जो क्रिश्चियन नेचर है उस चीज़ को इम्प्लाई करते हैं। बट बिफोर इन्वोकिंग द म्यूज, सबसे पहले जब वो यहाँ पर बात करते हैं तो वो बताते हैं कि मिल्टन यहाँ पर सबसे पहले अपना सब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, और उनका सब्जेक्ट क्या है इस पोएम को लिखने का, जो ह्यूमन काइंड का फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस था भगवान के प्रति, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, किसके, जो भगवान को डिसोबे करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो एक्ट क्या था, जो एडम और ईव ने फोरबिडन फ्रूट खाया था फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, जैसा कि ये वाली जो स्टोरी है वो बुक ऑफ जेनेसिस में बताई गई है। एंड बुक ऑफ जेनेसिस इट्स द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल। तो फर्स्ट लाइन में जो मिल्टन है वो एडम और ईव के सिन का जो आउटकम था, ही रेफर्स टू दैट एज फ्रूट ऑफ द फोरबिडन ट्री। तो ये जो फ्रूट उन्होंने यहाँ पर बोला है, इट्स एक्चुअली अ पन ऑन द एक्चुअल एप्पल, और एंड ऑल्सो जो उनका फिगरेटिव फ्रूट है, जो उनके एक्शन का फ्रूट है, रिजल्ट है, इट्स अपन ऑन दैट। तो मिल्टन असर्ट करते हैं कि ये जो ओरिजिनल सिन था, दैट वाज व्हाट ब्रॉट डेथ टू ह्यूमन बींग्स पहली बार, और उसकी वजह से जो हमारा घर था पैराडाइज में, दैट वाज लॉस्ट टू अस अंटिल जीसस आए ह्यूमैनिटी को रिस्टोर करने के लिए टू इट्स फॉर्मर पोजिशन ऑफ प्योरिटी। Here it says, right, till one greater man restore us. And then after that he invokes the muse, which I already told you, जो classical muse है। muse क्या होता है? A mystical source of poetic inspiration। तो मिल्टन उसको इन्वोक करते हैं, यूरेनिया को, जो क्लासिकल म्यूज है उसको इन्वोक करते हैं, ताकि वो जो म्यूज है वो मिल्टन के थ्रू इन सब्जेक्ट्स के बारे में गा सके। पर वो साफ साफ ये भी बोलते हैं कि ये वाली जो उनकी म्यूज़ है वो बाकी म्यूज़ेस से डिफरेंट है, जो कि ट्रेडिशनली क्लासिकल पोएट्स को जिन्होंने इंस्पायर किया था। एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट, लाइक आई सेड, ही कॉल्स इट द हेवनली म्यूज़। एंड ही सेज कि ये वाली जो उनकी म्यूज़ है, जो मिल्टन ने म्यूज़ को इन्वोक किया है, ये वही म्यूज़ है जिसने मोजेस को भी इंस्पायर किया था टू रिसीव द 10 कमांडमेंट्स एंड टू राइट द जेनेसिस। ही सेज कि जो मिल्टन की म्यूज़ है वो होली स्पिरिट है, जिसने क्रिश्चियन बाइबल को इंस्पायर किया था, ना कि वो वाली जो 9 क्लासिकल म्यूजेस होती हैं, ना कि उनमें से एक है जो कि माउंट हेलिकॉन पे रिसाइड करती हैं, रहती हैं। ही सेज कि जो उसकी पोएम है उसकी म्यूज़ की तरह, इवन दैट विल फ्लाई अबव, जो क्लासिकल पोएट्स हैं इट विल फ्लाई अबव दैट, और जो उसकी पोएम है इट विल अकम्प्लिश थिंग्स जो कि पहले नहीं अटेम्प्ट की गई हैं, बिकॉज जो उसकी इंस्पिरेशन का सोर्स है इट इज़ ग्रेटर दैन द क्लासिकल पोएट्स। एंड देन उसके बाद वो होली स्पिरिट को इन्वोक करता है और उससे कहता है कि उसको नॉलेज देने के लिए ऑफ द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, ताकि जो बिकॉज जो होली स्पिरिट है वो जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ था उस टाइम पे वो होली स्पिरिट इट वाज एक्टिव देन। मिल्टन का जो स्पीकर है वो अनाउंस करता है दैट ही वॉन्ट्स टू बी इंस्पायर्ड इस सीक्रेट नॉलेज के साथ, बिकॉज वो अपने इस फेलो आदमी को दिखाना चाहता है कि जो आदमी का फॉल हुआ था इनटू सिन एंड डेथ, वो भगवान के
ग्रेटर प्लान का ही एक पार्ट था, और जो ये भगवान का प्लान है इट इज जस्टिफाइड। एंड बहुत फेमस लाइंस हैं ये वाली, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, एक ये वाली लाइन इसमें से बहुत फेमस है, एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, वेरी फेमस लाइन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द बुक। नाउ प्रोलोग के इमीडिएट बाद जो मिल्टन है वो क्वेश्चन रेज करते हैं कि कैसे एडम और ईव का जो डिसोबीडियंस था दैट हैपेंड, और एक्सप्लेन करते हैं कि जो उनके एक्शंस थे उनके लिए पार्टली रिस्पॉन्सिबल वो जो सर्पेंट था, जो सेटन सर्पेंट के रूप में आया था, सांप के रूप में आया था, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट सेटन्स डिसेप्शन, सर्पेंट्स डिसेप्शन। एंड देन जो पोएम है इट जॉइंस सेटन और जो उसके फॉलोअर्स हैं हेल में, जो सेटिंग है दैट बिकम्स हेल नाउ, एंड हेल इज द प्लेस जहां पर उनको कास्ट आउट कर दिया गया है भगवान के द्वारा। हेल इज द प्लेस नाउ वेयर दे हैव बीन कास्ट आउट व्हेन दे लॉस्ट टू गॉड्स आर्मी इन हेवन। तो जो पोएम है इट स्टार्ट्स इन द मिडल ऑफ द एक्शन, मिडल ऑफ द स्टोरी, जैसे कि ट्रेडिशनली एपिक्स स्टार्ट होती हैं, दे स्टार्ट इन द मिडल ऑफ द एक्शन। तो जो सेटन है हु हैड प्रीवियसली बीन लूसिफर एंड ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द एंजल्स, वो और जो उसके फॉलोअर्स थे दे वर, लाइक आई सेड, दे वर ऑल डिफीटेड and they were cast from heaven into the fires of hell. तो lying on the lake जो सेटन है ही इज डिस्क्राइब्ड एज जाइगैंटिक, बहुत बड़ा, यू नो, इज कंपेयर टू अ टाइटन। और उसी के साथ में इज लाइंग बीलज़ेबब, again is the name of another devil, and he is second in command, he is next in command to Satan. Then Satan add करता है कि लेकिन still उसकी ये intention है कि वो जो God के against struggle है वो उसको continue करेगा, and then he says the very very famous lines, better to reign in hell than to serve in heaven, very famous lines. Now with effort Satan जो है वो अपने आप को free कर पाता है उन chains के साथ जिनसे वो बंधा था, and he rises from the fire, and he is then followed by Beelzebub. जो सेटन है ही फ्लाइज टू अ बैरन प्लेन एंड ही इज फॉलोड बाय बीलज़ेबब। तो प्लेन से जो सेटन है वो बाकी जो फॉलन एंजल्स हैं उनको बुलाता है, उनको कहता है उसे ज्वाइन करने के लिए, और एक एक करके जो बाकी के फॉलन एंजल्स हैं दे राइज फ्रॉम द लेक एंड दे फ्लाई टू देयर लीडर। तो जैसे वो आते हैं देन मिल्टन जो है वो ही लिस्ट्स जो बाकी ये डेविल्स हैं, जो मेजर डेविल्स हैं दैट्स नाउ ऑक्यूपाई हेल, उनके नाम वो बताते हैं, मोलोक, कीमोस, ओसाइरस, आइसिस, ओरस, मैमन एंड बीलियल। तो हर एक डेविल को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो फॉलन एंजल्स हैं इनको ऐसा लगता है कि जो उनकी वो जो चेन्स थी वो उससे एस्केप कर पाए हैं बिकॉज दे हैड देयर ओन पावर, उसकी वजह से। पर मिल्टन ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि सिर्फ भगवान ने ही उनको ऐसा करने के लिए अलाउ किया है। जो ये डेविल आर्मी है बहुत बड़ी और इम्प्रेसिव है, बट दे आर ऑल्सो अवेयर, जो उनकी ये शर्मनाक हार हुई है दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दैट। जो सेटन है वो उनको एड्रेस करता है, उनको कहता है कि स्टिल उनके पास अब भी पावर है, एंड जो उनका पर्पस है वो है भगवान को अपोज करना। जो सेटन का अनरिपेंटेंट इविल नेचर है वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो ऑल्दो वो हार चुका है लेकिन फिर भी ही इज नॉट कंसिडरिंग के जो उसके तरीके हैं वो उनको बदल ले। अपने जो उसके बाकी डेविल्स हैं वो उनको कहता है कि जो उनका डिलाइट होगा दैट विल बी इन डूइंग इविल, ना कि अच्छाई करने में। इन पर्टिकुलर वो बीलज़ेबब को एक्सप्लेन करता है कि ही विशेस कि जो सेटन है वो ये विश करता है कि जो गॉड की विल है उसको परवर्ट कर सके एंड टू फाइंड अ वे, ताकि वो जो अच्छी चीज़ है टू मेक इविल आउट ऑफ दैट। सेटन के लिए ये डिटर्मिनेशन मेंटेन रख पाना इजी नहीं है बिकॉज जो बैटल अभी हुई थी इट हैज़ जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड कि जो भगवान की इतनी ज़्यादा उनके पास पावर है, इट हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, एंड द फैक्ट कि जो डेविल्स थे वो अपने आप को उठा भी नहीं पाते लेक से, दैट लेक ऑफ फायर। अगर भगवान ने उस चीज़ को अलाउ नहीं किया होता, भगवान ने उस चीज़ को अलाउ किया प्रिसाइसली बिकॉज ही इंटेंडेड कि जो उनके ये इविल डिज़ाइंस हैं टूवर्ड्स अ ग्रेटर गुड इन द एंड, बिकॉज ही यू नो दैट शुरू में मिल्टन ने बोला था दैट ग्रैंड प्लान दैट ही हैज़, तो इट फिट्स इनटू ऑल दैट। जो सेटन था वो जेलस था, जो भगवान का सन था उसका जो चोजन स्टेटस था, एंड दैट इज वाई सेटन रिबेल्ड। एंड जो सेटन का प्राइड है that causes him to believe कि जो उसका ये free intellect है it is as great as God's will।
तो लाइक आई सेड, जो सेटन है वो अपने इन साथियों को एड्रेस करता है और एक्नॉलेज करता है कि जो वो उनकी शेम है इन फॉलिंग टू द हेवनली फोर्सेस, लेकिन उनको अर्ज करता है इकट्ठा होने के लिए ताकि वो ये कंसिडर कर सकें कि एक और वॉर करना भगवान के साथ, उसकी आर्मी के साथ, क्या वो फिजिबल है या नहीं। तो इंस्टेंटली जो इतने सारे डेविल्स हैं वो सारे जो ग्राउंड है दे स्टार्ट डिगिंग इनटू दैट, और वहाँ से बहुत सारा सोना निकलता है, मिनरल्स निकलते हैं, एंड दे हैव दिस इन ह्यूमन पावर। तो उससे वो एक बहुत बड़ा सा टेम्पल बना पाते हैं इन अ शॉर्ट टाइम, एंड इट इज कॉल्ड पैंडेमोनियम, जिसका ग्रीक में मीनिंग होता है ऑल द डीमंस। एंड देन जो इतने सारे सैकड़ों जो इतने सारे डिमोनिक ट्रूप्स हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, so that they can hold a summit, and because they are spirits तो वो आसानी से श्रिंक कर सकते हैं from these huge winged creatures। उस साइज से वो बिल्कुल छोटे से साइज में they can easily shrink, and अपने आप को वो श्रिंक करके वो पैंडेमोनियम में एंटर करते हैं, and then the debate begins। Now let's briefly analyze the first book। तो इस ओपनिंग में जो मिल्टन है वो कंडेंस करते हैं और समराइज करते हैं, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू द सब्जेक्ट ऑफ हिज पोएम, कि वो कोशिश कर रहे हैं एक ग्रेट एपिक लिखने की फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, फॉलोइंग इन द ट्रेडिशन ऑफ होमर्स इलियड एंड वर्जिल्स एनीड। मिल्टन इन क्लासिकल पोएट से भी ज़्यादा एम्बिशियस हैं हाउएवर, बिकॉज जो उनका सब्जेक्ट है वो सिर्फ हीरोइक मैन के बारे में नहीं है, बट इट इज़ अबाउट द स्ट्रगल एंड द ट्रेजेडी ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। Also in this invocation जो मिल्टन है he sets the pattern for the entire poem that is to come। मिल्टन की जो म्यूज है it is the Holy Spirit, और जो उनका सब्जेक्ट है it is the fall of man। तो जो उनकी ये epic है that will be more fundamentally true to the Christian worldview compared to the epics of Virgil and Homer। जो Holy Spirit है वो जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन ट्रिनिटी होती है उसमें इट्स द थर्ड पर्सन, द गॉड, द सन एंड द होली स्पिरिट, तो इट्स द थर्ड पर्सन इन दैट ट्रिनिटी। मिल्टन अपनी इस पोएम में सिर्फ एडम और ईव का जो डिसोबीडियंस है उसको इंक्लूड नहीं करते, बट ही ऑल्सो इंक्लूड्स जो ओरिजिनल डिसोबीडियंस था हेवन में, विच वॉज जो सेटन ने रिबेल किया था भगवान के अगेंस्ट, एंड विच वॉज द अल्टीमेट रिवोल्ट ऑफ क्रीचर अगेंस्ट क्रिएटर। जो क्रीचर कौन हुआ? सेटन, एंड क्रिएटर थे भगवान। तो जो पोएम का ज़्यादातर प्लॉट है दैट विल कम जो बाइबल की द फर्स्ट बुक ऑफ जेनेसिस है वहाँ से, लेकिन जो पार्ट्स हैं अबाउट द वॉर जो हेवन में हुई थी वो बेस्ड हैं जो काफ़ी सारे स्कैटर्ड वर्जन्स हैं बाइबल के, और जो मिल्टन का खुद का कंजेक्चर जो उन्होंने खुद ने सोचा दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दैट। नाउ दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई ऑलरेडी पॉइंटेड कि बाकी एपिक्स की तरह भी जो ये वाली टेल है, जो ये स्टोरी है, इट ऑल्सो बिगिन्स इन मीडियाज रेस, दैट इज़ इन द मिडल ऑफ द एक्शन। सो एपिक्स की ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे बिगिन इन द मिडल ऑफ द एक्शन, और जो बैक स्टोरी है उसको बाद में एक्सप्लेन किया जाता है। द सेम थिंग हैपन्स इन दिस पर्टिकुलर पोएम ऑल्सो। मिल्टन ट्रेडिशन को इन्वर्ट करते हैं कैसे? जब वो स्टार्ट करते हैं हीरो की बजाय एंटेगनिस्ट से, सेटन के साथ इंस्टेड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। तो एक सबसे बड़ा जो डिबेट है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में वो है कि हाउ मच ऑफ एन एंटेगनिस्ट सेटन इज। हाउएवर बिकॉज क्योंकि जो सेटन है वो पोएम का सबसे ज़्यादा डायनामिक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि जो मिल्टन है वो सबकॉन्शियसली ही सिंपथाइज्ड विद सेटन इवन एज ही ट्राइड टू जस्टिफाई द गॉड्स वेज टू मैन। जो सेटन का रिवोल्ट है अगेंस्ट द हायरार्की ऑफ गॉड्स यूनिवर्स वो सबसे पहला एंड सबसे ग्रेटेस्ट रिवोल्ट था। भगवान जो है उन्होंने अपनी सारी क्रिएशन को ही हैज़ अरेंज्ड ऑल हिज क्रिएशन अकॉर्डिंग टू रैंक, और सेटन इस ऑर्डर को अपसेट करता है जब वो कोशिश करता है खुद भगवान से बैटल करने की। सेटन एक्सेप्ट तो करता है कि हाँ वो हार गया है, लेकिन जो उसका प्राइड है वो स्टिल अब भी इतना ज़्यादा है कि वो भगवान से माफ़ी नहीं मांगता। ही डज नॉट आस्क गॉड फॉर रिपेंटेंस। वन मोर थिंग, जैसे जो बाकी एपिक पोएट्स होते हैं, जो उनकी अगर एपिक की आप लैंग्वेज देखेंगे तो दैट इज़ क्वाइट रिच। सेम हैपन्स विद जो मिल्टन की लैंग्वेज है उसके साथ भी। तो जो एक फेमस क्रिटिक है, आपने उनका नाम सुना होगा, आई एम प्रीटी श्योर, सैमुअल जॉनसन, उन्होंने भी कमेंट किया था मिल्टन की जो लैंग्वेज का जो पार है उसके ऊपर। नाउ दिस ऑल्सो आई पॉइंटेड आउट कि जो डेविल्स हैं उनको लगता है जब वो उस लेक्स ऑफ फायर से निकलते हैं तो दे थिंक कि वो उनके अंदर पावर है जिसकी वजह से वो निकल पा रहे हैं, बट मिल्टन
shows कि भगवान की मर्जी के बिना यूनिवर्स में कुछ नहीं होता. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो मिल्टन डिस्क्राइब करते हैं सेटन का मैग्निफिसेंट साइज और जो उसकी टेरिबल अपीयरेंस है, एंड ही डिस्क्राइब्स दैट थ्रू मेनी एपिक सिमिलीज. लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर है सेटन का वो स्टिल वेग है, बिकॉज इतनी बड़ी ग्रैंड और इमेजिनेटिव प्लेसेस में जैसे कि हेल और हेवन है, वहाँ पर साइज रिलेटिव होता है. तो जो डेविल्स हैं वो अपना साइज और शेप चेंज कर सकते हैं, और जो सेटन है यू विल सी कि ग्रेजुअली वो छोटा होता जाता है इन साइज एंड ही बिकम्स लोलियर इन हिज इनकारनेशंस, विच शोज जो करप्टिंग इफेक्ट्स हैं उसकी डिसोबीडियंस के. और ये चीज़ जो है वो ये भी दिखाती है कि जो मिल्टन का बिब्लिकल आइडिया था, व्हाट वाज दैट, कि गुडनेस के साथ पावर भी आती है, अच्छाई के साथ पावर भी आती है. नाउ नोटिस अनदर थिंग, जो मिल्टन वो बताते हैं, यू नो, व्हेन ही लिस्ट्स ऑल द डेविल्स, तो वो जो वॉरियर्स का जो वो लिस्ट है दैट एकोज सिमिलर लिस्ट जब वो इलियड में और एनीड में आती है. बट मिल्टन जो है वो हमें ये भी रिमाइंड कराते हैं कि नो मैटर वो जो डेविल्स हैं कितने मैग्निफिसेंट दिखते हैं, पर ये याद रखें कि उन्होंने अब भी एक वॉर हारा है हेवन में. तो जो मिल्टन है ही रीइंफोर्सेस द ट्रुथ, और जो उनकी एम्बिशन है उनकी एपिक का बाकी सारे गॉड्स को एक तरफ करके, लाइक जैसे जो इंक्लूडिंग द ग्रीक एंड द रोमन गॉड्स जो उनके और अर्लियर एपिक्स में हुआ करते थे, एंड ही डिपिक्ट्स ऑल दोज गॉड्स एज म्यूरली फॉलन एंजल्स जिनके पास पावर्स भी कम है, एंड दे वर लीडिंग एंशिएंट नेशंस अवे फ्रॉम गॉड्स ट्रूथ. नाउ वन मोर थिंग टू नोटिस इज दैट कि जो सेटन है वो एक्ट ऐसे करता है कि वो एक डेमोक्रेटिक लीडर है अपने उन जो डेविल्स हैं उनका, जब वो उनसे उनकी ओपिनियन के बारे में पूछता है, पर रियलिटी में वो ऑलरेडी अपना प्लान डिसाइड कर चुका है, बिकॉज वो ये सोच चुका है कि जो रिबेलियन है अगेंस्ट गॉड्स विल दैट विल कंटिन्यू. तो जो सेटन की एक बड़ी पावर है वो है उसके परsuasive वर्ड्स, कि वो कन्विंस कर लेता है डेविल्स को उस रिवोल्ट को कंटिन्यू करने के लिए, ऑल्दो अभी थोड़े टाइम पहले ही वो एक वॉर हार के चुके हैं अगेंस्ट गॉड. नोटिस वन लास्ट थिंग कि जो मिल्टन थे ही वॉज अ रैडिकल प्रोटेस्टेंट, और वो जो करप्ट हायरार्की थी कैथोलिक और एंग्लिकन चर्चेज में, ही वॉज अपोज टू दैट. तो जो काफ़ी सारे क्रिटिक हैं मिल्टन के दैट आर लेवल्ड एट जो उन चर्चेस की जो वैनिटी थी और जो वो कंसर्न रहते थे जो अर्थली रिचेस होते हैं उनके साथ. तो जो वो पैंडेमोनियम वो बनाते हैं ना डेविल्स, तो वो एक तरीके की ग्रोटेस्क पैरोडी हो जाती है ऑफ ऑल दोज मैग्निफिसेंट चर्चेस, कि वो सिर्फ ग्लिटर के बारे में थे एंड नो सब्सटेंस, कि सिर्फ चमकते थे पर उनके अंदर कोई भी सब्सटेंस नहीं था. And with this we come to the end of today's video. I hope आपको समझ में आई होगी book 1. It's clear to you. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो then do not forget to share, like, comment and subscribe. अगर आप चाहें तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं. Thank you.